Hello everyone, this is CS Vikram Shrohi and welcome to Affordable Classes। कस्टम एक्ट हम कर रहे थे अपना और इसमें आज हमारी क्लास नंबर 5 है। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी कि भाई गुड्स का क्लासिफिकेशन जो इम्पोर्टेड कस्टम के अंदर गुड्स का जो क्लासिफिकेशन होगा वो किस तरह से किया जाएगा, क्लासिफिकेशन किस तरह से रहेगा। HSN के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है और अलग अलग रूल्स थे क्लासिफिकेशन के जो हमने लास्ट क्लास में बात किए थे। आज हम बात करेंगे, आज एक नया टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम स्टार्ट करेंगे, वैल्यूएशन फॉर कस्टम ड्यूटी। वैल्यूएशन फॉर कस्टम ड्यूटी। आज हम वैल्यूएशन फॉर कस्टम ड्यूटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वैल्यूएशन जो है, जब भी हम किसी कस्टम ड्यूटी का वैल्यूएशन करते हैं तो सबसे पहले हमें उस गुड्स की ट्रांजैक्शन वैल्यू का पता होना चाहिए। समझ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हो रहा है उसकी एक ट्रांजैक्शन वैल्यू का हमें सबसे पहले, जो वैल्यूएशन हम कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जो वैल्यूएशन हमेशा स्टार्ट होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, टू कैलकुलेट ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्लियर है। और ये वैल्यूएशन का जो प्रॉपरली मैं कस्टम के अंदर सेक्शन बता दूं, इसका सेक्शन है सेक्शन 14। सेक्शन 14 रेड विद वैल्यूएशन रूल, रेड विद वैल्यूएशन रूल्स। क्लियर है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहां पे हमारे पास आता है हाउ टू कैलकुलेट ट्रांजैक्शन वैल्यू। यहां पे हमारे पास आता है हाउ टू कैलकुलेट ट्रांजैक्शन वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर क्या क्या आता है। ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर आता है कोई हमने प्राइस पे कर दिया है या कोई प्राइस ड्यू है, दोनों ही ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर आएंगे। प्राइस पेड और प्राइस पेबल। क्लियर है। In case of transaction between related parties, sale consideration would be certain, examining to certain the influence of the relationship of the declared value। मान लो कई बार क्या होता है, कोई ट्रांजैक्शन हुई है किसके बीच में, रिलेटेड पार्टी के बीच में, तब ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालोगे। क्योंकि रिलेटेड पार्टी के बीच में हो सकता है आपने अपनी किसी रिलेटेड वाले पार्टी को कम प्राइस पे कोई वो दी है, उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन की है, तो उस चीज का किस तरह से ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाला जाता है। समझ आ गई। ट्रांजैक्शन वुड बी एग्जामिन, ट्रांजैक्शन वुड बी इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी। अगर आपकी ट्रांजैक्शन जो हुई है रिलेटेड पार्टी के बीच में हुई है, जो सेल ट्रांजैक्शंस हैं, उस सेल ट्रांजैक्शन को क्या किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा। यह देखने के लिए कि भाई उस रिलेशनशिप का उस सेल ट्रांजैक्शन के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है। हो सकता है कि हम माल किसी को बेच रहे हैं 100 रुपए का और अपने किसी रिलेटिव को माल बेच रहे हैं 80 रुपए का, तो उस केस में हम ये देखेंगे कि भाई उस रिलेशनशिप का उस ट्रांजैक्शन के ऊपर पहले तो हम इन्फ्लुएंस को सर्टेन करेंगे कि क्या उस रिलेशनशिप की वजह से ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस था या नहीं था। पहले तो हम ये सर्टेन करेंगे। क्लियर है। एंड
whether same could be then be accepted as transaction value and whether the same could be, और हम ये भी चेक करेंगे कि क्या उस वैल्यू को हम ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिसाइड करके। अगर आप मान लो आप अपने रिलेटिव के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, आपने बताया कि ये ट्रांजैक्शन मेरी 50 रुपए की है मेरे रिलेटिव के साथ, पहले तो देखोगे कि क्या एक्चुअल में इसका प्राइस 50 है या इन्फ्लुएंस में आके कहीं ये कम प्राइस पे तो नहीं बेच रहा, कि मार्केट में इसका प्राइस क्या है, सेल ट्रांजैक्शन का प्राइस क्या है। दूसरा, अगर वो रिलेटिव के साथ हार्म लेंथ पे, मतलब रिलेशन को साइड करके उसको प्रॉपर अमाउंट पे क्या दे रहा है, माल बेच रहा है, तो जो वो वैल्यू पे माल बेच रहा है उसको ही हम ट्रांजैक्शन वैल्यू कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इसके अलग फैक्टर और देखेंगे। समझ आ गई? तो बेसिकली ट्रांजैक्शन क्या वैल्यू क्या होती है, द प्राइस पेड और पेबल फॉर दी, जो ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड जो भी प्राइस आपने पे किया है, जो भी पे किया जाएगा उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है? अब आता है वैल्यूएशन रूल। वैल्यूएशन रूल्स, जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट किया जाता है हैज पर सेक्शन 40। भाई द कस्टम वैल्यू फिक्स हैज पर सेक्शन 14 इज द वैल्यू दैट वुड बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग द कस्टम ड्यूटी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो वैल्यू हम एज पर सेक्शन 14 के निकालते हैं उस वैल्यू को हम यूज करते हैं किस पर्पस के लिए, कस्टम ड्यूटी को कैलकुलेट करने के लिए। सेक्शन 40 में जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, सेक्शन 14 में जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है उसको क्या बोला जाता है, उसको असेसेबल वैल्यू भी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, असेसेबल वैल्यू भी बोला जाता है, क्योंकि हमने उस वैल्यू को कैलकुलेट किया है किस पर्पस के लिए, स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट के पर्पस के लिए। क्लियर है? बात करते हैं आगे किस तरह से, हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू, हाउ टू डिटरमाइन द वैल्यू को किस तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है। तो वैल्यू को डिटरमाइन करने के अलग अलग क्या हैं तरीके हैं। पहला, प्राइस एट विच सच और लाइक गुड आर ऑर्डिनरी सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल। पहला, प्राइस वो प्राइस हो सकता है, वैल्यू वो वैल्यू हो सकती है जिस पर क्या किया जा रहा है, किसी गुड को या उस जैसी किसी दूसरी गुड्स को आमतौर पर बेचा जा रहा है। आर ऑर्डिनरी गुड, ऑर्डिनरी सोल्ड। आज हमें पता है टमाटर का प्राइस आज 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो जो चल रहा है, अगर उसी वैल्यू पे वो बेच रहे हो आप किसी को, तो उसकी वो क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे ऑर्डिनरी सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल। अगर आप किसी गुड को या अगर आप किसी गुड को उसी प्राइस पे, जिस प्राइस पे आप उस जैसी काफ़ी सारी गुड्स को नॉर्मली बेचा जा रहा है मार्केट के हिसाब से, अगर वही प्राइस पे बेच रहे हो तो उसी प्राइस को क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलेंगे। समझ आ गई? दूसरा, प्राइस फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ एक्सपोर्टेशन। दूसरा इसमें क्या है, प्राइस फॉर डिलीवरी, इसमें आता है प्राइस फॉर डिलीवरी, प्राइस फॉर डिलीवरी। डिलीवरी का प्राइस भी हो सकता है, वैल्यू क्या हो सकती है, डिलीवरी का प्राइस भी हो सकता है, द टाइम एंड प्लेस ऑफ, एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट।
भाई क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है? पहला क्राइटेरिया क्या हो सकता है? पहला क्राइटेरिया हो सकता है प्राइस एट विच सच गुड और लाइक गुड आर ऑर्डिनरी सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? प्राइस फॉर डिलीवरी एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन। तीसरा वे क्या हो सकता है? प्राइस शुड बी इन कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। प्राइस शुड बी इन कोर्स ऑफ प्राइस शुड बी इन कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। या फिर प्राइस क्या हो सकता है? इंटरनेशनल ट्रेड में जो यूज हो रहा है प्राइस, है ना? तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो प्राइस है वो भी हो सकता है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? कंडीशंस हैं ये सारी। भाई वैल्यूएशंस की कंडीशंस क्या है? वैल्यूएशन की कंडीशंस क्या है? दीज आर द कंडीशंस कि भाई प्राइस जो होना चाहिए वो आपका प्राइस जो नॉर्मली आप मार्केट का प्राइस है जो बेच रहे हो जिस प्राइस पे, वही प्राइस होना चाहिए। डिलीवरी जो प्राइस डिलीवरी का है इंपोर्ट के टाइम पे और इंपोर्ट के प्लेस पे या एक्सपोर्ट के टाइम पे या एक्सपोर्ट के प्लेस पे जो प्राइस डिलीवरी का है वही होना चाहिए। भाई बेसिकली जो प्राइस है इंटरनेशनल ट्रेड में वो होना चाहिए। और जो सेलर और बायर हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। शुड नॉट बी रिलेटेड टू ईच अदर। ये सारी कंडीशन है। या और ना ही सेलर और वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। प्राइस टू बी द सोल कंसिडरेशन फॉर द सेल। और जो प्राइस होगा सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। प्राइस टू बी द सोल कंसिडरेशन। भाई ये कंडीशंस होनी चाहिए। ये कंडीशन एज पर सेक्शन 14 अगर आपको वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो पहले आपको इन कंडीशंस को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। क्या क्या कंडीशंस हैं? भाई प्राइस जो आपका होगा नॉर्मली ऑर्डिनरी जो आप सेल कर रहे हो मार्केट का जो प्राइस होगा वो। दूसरा भाई डिलीवरी का प्राइस जो एट द टाइम ऑफ और एंड प्लेस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा वो। प्राइस शुड बी इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए। बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए और प्राइस टू बी द सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है ना? अब रेट ऑफ एक्सचेंज क्या लोगे? अब इंटरनेशनल ट्रेड में तो डॉलर्स में होता है ना, डॉलर्स में हो रहा है, फॉरेन करेंसी में ट्रेड होता है। आप इंपोर्ट करते हो एक्सपोर्ट करते हो सकता है फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो। तो वही फिर जो एक्सचेंज रेट होगा वैल्यू को डिटरमाइन करते टाइम जो एक्सचेंज रेट आप यूज करोगे वो कौन सा एक्सचेंज रेट होगा? सिक्स्थ कंडीशन, एक्सचेंज रेट इन फोर्स हैज नोटिफाइड बाय द CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हैज ऑन द डेट। ये कहना चाह रहा है कि भाई जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा वैल्यू को डिटरमाइन करते टाइम जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा इन फोर्स has notified by the CBIC has on the date when the bill of entry is made। जब आपने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की किस चीज के लिए? इंपोर्ट के लिए। एंड द डेट ऑन विच ऑफिसर मेक द क्लियरेंस ऑफ ऑर्डर इन द एक्सपोर्ट। इंपोर्ट के केस में जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा वो किस दिन का होगा? रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का होगा? जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री को क्या किया? एक्सपोर्ट के लिए प्रेजेंट किया। समझ आ गई? बिल ऑफ एंट्री इज रेट ऑन द डेट किस दिन की डेट आएगी? व्हेन बिल ऑफ एंट्री इज मेड।
जब आपने बिल ऑफ एंट्री, मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए जब आप बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट कर रहे हो वहां पे कस्टम अथॉरिटी को, जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट की उस दिन की डेट का आप एक्सचेंज लोगे। या एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा, द डेट ऑन विच ऑफिसर मेक द क्लियरेंस ऑर्डर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, मेक द क्लियरेंस ऑर्डर इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा, जिस दिन ऑफिसर ने ये बोल दिया कि भाई हाँ आपका माल बाहर जा सकता है, जिस दिन वो ऑर्डर पास हो गया उस दिन की डेट का आप क्या लोगे, एक्सचेंज रेट लेके आप चलोगे। तो वैल्यूएशन के लिए सेक्शन 14 में आपको ये कंडीशंस ध्यान रखनी है। क्लियर है, समझ आ गया? आगे बढ़े, आगे चलते हैं। अब क्या होता है, ऊपर तो बात होगी सेक्शन 14 के अंदर कंडीशंस की। भाई जब आप सेक्शन 40 के अंदर ये बात करता है, सेक्शन 14 कहता है कि भाई जब आप वैल्यू, एक ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालोगे, है ना, इंपोर्ट की वैल्यू निकालोगे, एक्सपोर्ट की वैल्यू निकालोगे, है ना, तो भाई आपकी कंडीशंस क्या होंगी, तो आपको वो कंडीशंस ध्यान रखनी है। अब वैल्यूएशन रूल्स जो है, हाँ वैल्यूएशन रूल जो है उसके लिए अलग से बनाए हुए हैं कस्टम के अंदर, जिसका नाम है कस्टम वैल्यूएशन, कस्टम डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड रूल 2007। इंपोर्ट के रूल अलग हैं, एक्सपोर्ट्स के रूल अलग हैं, है ना। अब पहले हम इंपोर्ट के रूल बात कर लेते हैं। कस्टम वैल्यूएशन डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड रूल 2007, पहले इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रूल 3। रूल 3 ये नॉर्मल वैल्यूएशन रूल का है, जो रूल वैल्यूएशन रूल्स हैं कस्टम के, उसके बारे में बात करता है। वैसे तो कस्टम के रूल अलग हैं और इंपोर्ट के रूल अलग हैं, एक्सपोर्ट्स के रूल अलग हैं। जब वैल्यूएशन निकालते हैं, इंपोर्ट की वैल्यूएशन किस तरह से निकलेगी और एक्सपोर्ट की वैल्यूएशन किस तरह से निकलेगी, उनके अलग अलग रूल्स हैं। अब रूल 3 बात करता है। रूल 3 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड शैल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू एडजस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रूल 10। रूल 3 कहता है, रूल 3 कहता है कि भाई जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड की वैल्यू जो होगी शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। इंपोर्टेड गुड की जो एज पर सेक्शन 14 हमारी वैल्यू है, जो हमने कंडीशन के हिसाब से जो वैल्यू निकालेंगे वही होगी एज पर सेक्शन 14, जिसमें से हम एडजस्ट करेंगे, जिसको एडजस्ट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन रूल 10। रूल 10, जब रूल 10 पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि क्या क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू में से एडजस्टमेंट होगी। अब इंपोर्ट के टाइम में ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी और एक्सपोर्ट के टाइम पे ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी। ट्रांजैक्शन वैल्यू एट द टाइम ऑफ import, transaction value at the time of import and transaction value at the time of exports। import के केस में, एक्सपोर्ट के केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी बात करते हैं।
अब बात करते हैं इंपोर्ट के केस में। प्राइस पेड या फिर प्राइस पेबल फॉर डिलीवरी at the time and place of import, at the time and place for import। इंपोर्ट के टाइम पे जो आपने प्राइस पे किया और जो आपने डिलीवरी का प्राइस पे किया, पेबल फॉर द डिलीवरी एट द टाइम ऑफ प्लेस एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, which essentially implies that the price up to the part in India when good are imported to the has to be considered। मतलब CIF वैल्यू क्या लेंगे इसकी? CIF वैल्यू, इसकी आएगी CIF वैल्यू, CIF वैल्यू आएगी। इंपोर्ट के केस में हम क्या लेंगे? CIF वैल्यू, CIF वैल्यू। और एक्सपोर्ट के केस में वैल्यू क्या होगी भाई? जब आपने प्राइस पे किया या पेबल है प्राइस, किस चीज के लिए? फॉर डिलीवरी एट द टाइम ऑफ एंड प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। एक्सपोर्ट के केस में जो आपने प्राइस पे किया या प्राइस पेबल है फॉर डिलीवरी एंड टाइम एट एक्सपोर्टेशन, टाइम ऑफ एक्सपोर्टेशन के टाइम और प्लेस पे जब आपने कोई प्राइस पे किया या आपने डिलीवरी के लिए प्राइस पे किया तो उसको बोला जाता है ट्रांजैक्शन वैल्यू फॉर एक्सपोर्ट। समझ आ गई? इट इम्प्लाई दैट द प्राइस अप टू द पार्ट इन इंडिया व्हेन गुड आर एक्सपोर्टेड टू बी कंसीडर्ड एज FOB वैल्यू। जो ट्रांजैक्शन वैल्यू इंपोर्ट के केस में होती है उसको बोलते हैं CIF वैल्यू। जो ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सपोर्ट के केस में होती है उसको बोलते हैं FOB वैल्यू। समझ आ गई? अगर इंपोर्ट के केस में वैल्यू है तो उसको कौन सी वैल्यू बोलते हैं? CIF वैल्यू। जो एक्सपोर्ट के केस में वैल्यू होती है उसको बोलते हैं FOB वैल्यू। इंपोर्ट के केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है? इंपोर्ट के केस में आपको कैलकुलेट करना है CIF वैल्यू। C का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। C का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट। I का मतलब होता है इंश्योरेंस। F का मतलब होता है फ्रेच। तो CIF मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ फ्रेच, ये आप लेके यहाँ पर चलोगे। क्लियर है? तो CIF वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? CIF का फॉर्मूला होता है FOB प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, FOB प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेच। जब आप FOB के अंदर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ फ्रेच ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाता है आपका? वो आपका बन जाता है CIF वैल्यू, जो कि वैल्यू किसकी होती है? इंपोर्ट। क्लियर है? समझ आ गई मेरी बात? FOB समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे भाई? जब FOB वैल्यू के अंदर आप कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉस्ट ऑफ फ्रेच ऐड कर देते हो
तो उसे कहते हैं CIF वैल्यू। ये FOB क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FOB? इसका मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन के रूल हैं। अभी मैं आपको अगर पूछूं इंपोर्ट के केस में क्या कैलकुलेट करना है आपको, इंपोर्ट के केस में आपको कैलकुलेट करना है CIF, और एक्सपोर्ट के केस में क्या आता है? एक्सपोर्ट के केस में आता है FOB। CIF कैसे कैलकुलेट किया जाता है? CIF कैलकुलेट किया जाता है FOB प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट और प्लस इंश्योरेंस। अगर ये ऐड हो जाता है उसे बोलते हैं आपका CIF वैल्यू। क्लियर है? ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसे बोलते हैं फ्रेज। क्या बोलते हैं? फ्रेज, फेयर, भाड़ा। क्लियर है? अब ये फ्रेज कैसे निकालते हैं? फ्रेज कैसे निकालते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, रूल 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल ध्यान से रूल 3 हम करेंगे। क्लियर है? इंपोर्ट के केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगी? पहले ये पढ़ो। ट्रांजैक्शन वैल्यू इन केस ऑफ इंपोर्ट क्या होगी? उसकी CIF वैल्यू। CIF वैल्यू कैसे निकालते हैं? FOB प्लस फ्रेज प्लस इंश्योरेंस। अब फ्रेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब हमारे पास आता है फ्रेज, फ्रेज निकालते हैं। फ्रेज दो तरह से होती है। अगर फ्रेज आप सर्टेन कर सकते हो, सर्टेनेबल है, अगर आपका फ्रेज सर्टेनेबल है, अगर फ्रेज सर्टेनेबल है तब, अगर फ्रेज अनसर्टेनेबल है तब, अगर फ्रेज अनसर्टेनेबल है तब। अगर आपका फ्रेज सर्टेनेबल है तो आप जो एक्चुअल में फ्रेज है वही लोगे। क्लियर है? एक्चुअल फ्रेज। अगर आपका फ्रेज जो है अनसर्टेनेबल है तो फिर आप कितना कैलकुलेट करोगे? 20% ऑफ FOB वैल्यू। FOB आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, FOB आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। मैक्सिमम फ्रेज कितना होता है? मैक्सिमम फ्रेज होता है, मैक्सिमम फ्रेज आप कितना लोगे? मैक्सिमम फ्रेज आप लोगे 20% ऑफ FOB। अगर आपका FOB, अगर आपका फ्रेज सर्टेनेबल भी है लेकिन अगर वो 20% से ज्यादा बन रहा है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कितना लोगे? 20% ही लोगे। तो इसका मतलब कितना क्या हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं? इसका कंक्लूजन इस तरह से निकलता है, बताता हूं। अगर आपका फ्रेज सर्टेनेबल है, पहले बात कर लेते हैं सर्टेनेबल की। सर्टेनेबल फ्रेज की बात करें, सर्टेनेबल फ्रेज में हम कितना फ्रेज लेंगे? एक्चुअल फ्रेज, एक्चुअल फ्रेज और 20% ऑफ FOB whichever is लोअर। इनमें से कौन सा लोअर होगा वो लेके यहां पर चलेंगे। और दूसरा अगर अनसर्टेनेबल है, अगर अनसर्टेनेबल है तब कितना लोगे? तब 20% ऑफ FOB। फिर कितना लोगे? 20% ऑफ FOB लेके यहां पर चलोगे। क्लियर है? फ्रेज का पता चल गया। इंश्योरेंस पे आ जाते हैं। इंश्योरेंस पे, इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। अब इंश्योरेंस कितना लेंगे? अब क्या होगा? इंश्योरेंस कितना लोगे आप? इंश्योरेंस
अब बात कर लेते हैं इंश्योरेंस की। अगर क्वेश्चन के अंदर इंश्योरेंस सर्टेनेबल है, अगर क्वेश्चन के अंदर इंश्योरेंस सर्टेनेबल है तब कितना लोगे, अगर नॉट सर्टेनेबल है तब कितना लोगे। अगर सर्टेनेबल है तब आपका इंश्योरेंस होगा जो भी एक्चुअल में दिया हुआ है वो। अगर सर्टेनेबल नहीं है तो फिर आप 1.125% कितना 1.125% किसका लोगे ऑफ एफओबी वैल्यू। एफओबी वैल्यू का 1.125% आप लो के यहाँ पर चलो, समझ आ गई। एफओबी वैल्यू का 1.125% आप लेके यहाँ पर चलोगे। क्लियर है। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द इंपोर्टेड गुड इंक्लूड द शिप डमरेज चार्जेस, चार्टर्ड वेसल, लिटरेज चार्जेस एंड बार चार्जेस। मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन कौन से चार्जेस आएंगे, शिप डमरेज चार्जेस, शिप डमरेज हो गया, चार्टर्ड वेसल, लिटरेज चार्जेस एंड बार चार्जेस। In case of good imported by sea or air and transshipped to another custom station in India, the cost of insurance, transport, loading, unloading, handling charges associated with such transship shall be excluded। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई आपने किसी दूसरी कंट्री से माल मंगवाया और वो माल कहाँ उतरा, मुंबई में उतरा, वहां से आपने दूसरा कोई छोटा वेसल लिया किसी दूसरी पोर्ट पे पहुंचाने के लिए, तो भाई जो उससे रिलेटेड खर्चे हैं, लोडिंग अनलोडिंग के जो खर्चे हैं, जो इंश्योरेंस के खर्चे हैं, जो ट्रांसपोर्ट के खर्चे हैं, किससे रिलेटेड, जो उस कस्टम जो मतलब जो वहां से माल निकालने के जो खर्चे हैं वो सारे क्या होंगे, एक्सक्लूड हो गया पर चलेंगे। अगर आपने कस्टम स्टेशन पर ट्रांसशिप कर दिया है, किसी दूसरे कस्टम स्टेशन पर ट्रांसशिप कर दिया है, तब फिर क्या होगा, उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है, जो भी ट्रांसपोर्ट है, जो भी लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस है, वो सारे क्या होंगे, एक्सक्लूड हो गया पर चलेंगे। क्लियर है। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होती है, CIF वैल्यू। मतलब क्वेश्चन में आपको FOB दे रखा है, फ्रेज आपको निकालना पड़ेगा और इंश्योरेंस आपको निकालना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस दे रखा है सर्टेनेबल है तो सर्टेनेबल, नहीं है तो 1.125% लेंगे। फ्रेज अगर दे रखा है तो एक्चुअल या 20% में से विच एवर इज लोअर होगा वो लेंगे। अगर अनसर्टेनेबल है तो 20% जो होगा वो लेके पर चलेंगे। समझ आ गई, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या था, रूल 3 था। अभी के लिए इसमें इतना ही है, आप एक बार इसको पढ़ लो। नेक्स्ट क्लास में हम पूरे का पूरा इसको कंप्लीट करेंगे रूल्स को, क्योंकि बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ना है आपको। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। क्लियर।